हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में न जाने कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। अभी मनुष्य सिर्फ मार्स प्लैनेट की सरफेस तक ही पहुंचा है और कई ऐसे साइन मिले हैं कि मार्स पर कभी कोई जीवन मौजूद था। और न जाने ऐसे कितने प्लैनेट हैं हमारे यूनिवर्स में जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और हिस्ट्री में देखें तो कई बार यूएफओ के होने की बात भी कही गई है। ऐसे ही कुछ रियल केसेस के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वेनिस 17 अगस्त 1936। इस दिन इटली एयरफोर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो काफी पैनिक हो गए थे। उन्होंने 3 यूएफओ को आकाश में उड़ता देखा और अब 60 साल बाद मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली रिवील किया गया, तब जाके इस बात का पता चला। इस इंसिडेंट के बाद इटली के डिक्टेटर के द्वारा एक सीक्रेट यूएफओ रिसर्चर ग्रुप बनाया गया। रॉबर्टो पिनोटी एक टॉप इटालियन यूएफोलॉजिस्ट और इटली के लार्जेस्ट यूएफओ रिसर्चर सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने आधी सेंचुरी से भी ज्यादा समय यूएफओ रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने में दिया है। पिनोटी और उनके कॉलीग्स अल्फ्रेडो लिजाना बिलीव करते हैं कि वो रिपोर्ट जेन्युइन है। विटनेस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उस दिन वेनेटियन स्काईलाइन में एक बहुत ही बड़ा यूएफओ उड़ रहा था और तभी सडनली वो यूएफओ ओपन होता है और उसमें से 2 छोटे यूएफओ बाहर आते हैं। और ऐसे होते ही इटली की मिलिट्री उन यूएफओ पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों, क्या वो उड़ने वाले यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट यूएफओ ही थे या कुछ और? यह आज भी एक रहस्यमय मिस्ट्री बनी हुई है। Inoltre, il dirigibile Zeppelin non era in grado di portare al suo interno dei velivoli più piccoli. 1936 में जेपलिन ही अटलांटिक के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट का मोस्ट कॉमन साधन था। जेपलिन जैसे एयरशिप सिगार की शेप के होते थे और फ्यूल इंजन से उड़ाए जाते थे। इटली के डिक्टेटर ने 1936 में सभी यूएफओ विटनेसेस को उस इंसिडेंट के बारे में न बात करने का आदेश दिया। पोप का मानना था कि वो ऑर्डर राजनीतिक समय में हुई एक घटना का संकेत हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुसोलिनी इटली के डिक्टेटर ने कोई सीक्रेट ग्रुप बनाए हो जो उस यूएफओ की स्टडी कर सके और उस जैसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। अगर ये केस जेन्युइन था तो इटालियन गवर्नमेंट की साझेदारी हिस्ट्री में इस केस को एक अलग ही पहचान देती। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक के फर्स्ट एवर यूएफओ साइटिंग 1914 इवेंट रोजवेल को ही माना जाता है। The Mussolini UFO files are very interesting because if this turns out to be genuine, it effectively rewrites the whole history. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक असाधारण कहानी है या वास्तव में सच? पिलिंगटन जो कि इस केस को स्टडी कर रहे थे, वो इस केस को जेन्युइन नहीं मानते, लेकिन पिनोटी एंड लिसान ने इस केस को ऑलरेडी सच मान लिया है। इसलिए पिलिंगटन के लिए ऐसे कई सवाल हैं जो बिना किसी आंसर के मौजूद हैं। उस इटालियन यूएफओ रिसर्चर ग्रुप को अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, जिसका जिक्र बस पिनोटी के एनोनिमस फाइल में ही मिलता है। 20 साल का नील फ्रॉस्ट एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के घर से अपने घर आ रहा होता है, तभी उसे आकाश में 2 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। वो जल्दी से जल्दी अपने घर में जाकर अपने पेरेंट्स को उठाता है। नील्स अपनी माँ को घर के बाहर लेकर आता है और वो ऑब्जेक्ट दिखाता है। लकीली फ्रॉस्ट के पास उस समय उसका कैमरा था, जिसका यूज करते हुए उसने उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की 2 फोटोज क्लिक कर ली थी। आपको क्या लगता है कि क्या वो कोई यूएफओ था या जस्ट पावरफुल ग्लोइंग लाइट थी? इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों ने उन लाइट्स को बॉल लाइटनिंग कहा। दोस्तों, क्या वो सच में बॉल लाइटनिंग थी जिन्हें नील्स ने देखा था या कुछ और? In the heavens, if it really means 15 centimeters on an arm length distance, it's illuminating the clouds in a way so that you can see it's a very strong source of light. दोस्तों, अब मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन आज मैं उसके बारे में फुल डिटेल से आपको बता देता हूँ। रेंडलसेम इंग्लैंड 26 दिसंबर 1980 के दिन हाई सिक्योरिटी यूएस एयरबेस के ऊपर अजीब सी घटनाएं हो रही थी। एक दिन एक अननोन ऑब्जेक्ट रडार पर देखा गया और उस समय जंगल में एक रहस्यमय रोशनी भी देखी गई। उस दिन वहां 2 एयरफोर्स सिक्योरिटी गार्ड्स का एक्सपीरियंस काफी अजीब रहा था। अब 30 साल बाद अधिक सबूत उस केस को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर निगेल कर्व रिवील करते हैं कि उन्होंने एक अननोन ऑब्जेक्ट को रडार पर डिटेक्ट किया था। बेंट वाटर्स यूएस मिलिट्री बेस में एयरफोर्स गार्ड जॉन ब्रॉड एंड जिम पेनिस्टन ने जंगल में कुछ स्ट्रेंज लाइट देखी थी। उन लाइट्स को देखने के बाद वो वहाँ जंगल में ये देखने जाते हैं कि वहाँ कोई और दुर्घटनाग्रस्त विमान तो नहीं। उस समय जिम और जॉन का अजीबोगरीब एनकाउंटर तब से आज तक एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। 1990 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूएफओ डेस्क निक पॉक कहते हैं कि विटनेसेस के प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखकर केस को अनदेखा करना मुश्किल है। दोनों विटनेसेस के बयानों में इनकंसिस्टेंसी होने के कारण
जॉन और जिम दोनों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ जिम ही ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक लैंडेड क्राफ्ट को देखा था। डेव क्लार्क इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने माना कि उस लैंडेड क्राफ्ट को एक्सप्लेन करने के और भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, इसलिए बाद में उसी सुबह बेंट वाटर सिक्योरिटी पुलिस को बुलाती है और पुलिस को रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जेस शेरन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो उस यूएफओ लैंडेड साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन कुछ फेंट मास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बड़ी एविडेंस न मिलने से पुलिस केस को बंद कर देती है। 1980 में 2 यूएस एयरमैन रेंडलसम फॉरेस्ट के ऊपर कुछ यूएफओ जैसा दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। वो दोनों ही 10 से 3 बजे तक करीब जंगल में ही थे। जब उन्होंने ये देखा था, आकाश में चमकदार रोशनी को देखने के बाद साउथ ईस्ट इंग्लैंड में लोगों की बहुत सी रिपोर्ट सामने आने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो रोशनी क्या थी? क्या उन एयरमैन ने गिरते हुए मीटियोर को एक एयरक्राफ्ट समझ लिया था, या सच में जंगल के बीच किसी एयरक्राफ्ट ने लैंड किया था? क्या वो एक यूएफओ था या कुछ और? इस बात पे आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल निक पॉप को केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इस केस में आज तक भी पुलिस की रुचि बनी हुई है और इतने सालों से ओरिजिनल इवेंट की रिसर्च के बाद एक अननोन विटनेस के आगे आकर इस केस को हाईलाइट करने का कॉन्फिडेंस मिला है। निगेल उस रात रडार स्क्रीन के सामने ही थे जब ये सारी घटनाएं हो रही थी। ये पहली बार था जब निगेल ने किसी टीवी इंटरव्यू में बताया कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। निगेल पूरे एरिया में सैन्य विमानों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे। उस रात उन्हें अपने रडार स्क्रीन पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। हालांकि वो ब्रिटेन के मोस्ट पावरफुल रडार को एक्सेस कर सकते थे, जिसे उन्होंने बाद में एक्सेस किया भी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक क्रिसमस पीरियड के टाइम एक एबनॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, जिसके मुताबिक साउथ ईस्ट इंग्लैंड के ऊपर से एक अननोन ऑब्जेक्ट ने उड़ान भरी थी। तो क्या इसका मतलब रडार उस समय सही से काम नहीं कर रहा था? Clearly Britain's most interesting and compelling UFO encounter. Rendlesham has since become known as Britain's Roswell. 2 रात बाद वो लाइट जिसके बारे में कर्ज ने रिपोर्ट में पढ़ा था वो वापस आ गई थी, लेकिन इस बार आई विटनेस एक हाई रैंकिंग कर्नल हाल्ट थे। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि हाल्ट डेट को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन उन्हें वो यूएफओ इवेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ याद था। हाल्ट उस एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर जाते हैं जहां 48 घंटे पहले एक यूएफओ को देखा गया था। हाल्ट हमेशा अपने साथ टेप रिकॉर्डर रखते थे और उस दिन भी उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर यूज किया, जो कि उस दिन की रिकॉर्डिंग के साथ अभी भी मौजूद है। हाल्ट के द्वारा कही गई रिपोर्ट को एक्सप्लोर करने यूएफओ इन्वेस्टिगेटर गैरी हेसलटाइन रेंडलसम फॉरेस्ट में जाकर उस रात के सच का पता लगाने जाते हैं। जैसे ही गैरी की टीम उस एरिया को एक्सप्लोर कर रही होती है, सडनली वो लोग वहाँ पर एक ब्राइट लाइट को पेड़ों के ऊपर मूव करते देखते हैं। उस स्ट्रेंज लाइट को फॉलो करते करते वो सभी लोग एक ओपन फील्ड में उस अनआइडेंटिफाइड लाइट के नीचे आ जाते हैं, और तभी वहाँ सडनली 2 और लाइट आकाश में दिखाई देती है। हाल्ट के द्वारा उस रात की सारी बातों को एक रिपोर्ट में लिखा गया था और टेप रिकॉर्डर के साथ बेस कमांडर को एविडेंस के तौर पर हैंड ओवर कर दिया गया था। Colonel Holt went out into the forest to debunk this UFO nonsense and actually ended up having his own encounter. हाल्ट के स्टेटस देखकर उनकी रिपोर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल्ट की रिपोर्ट को सुनने के बाद हर कोई एग्री भी नहीं कर रहा था। हाल्ट के कमांडिंग ऑफिसर उस रात बेस के बाहर ही थे, लेकिन हाल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस ऑफिसर ने कोई भी अनयूजुअल लाइट्स को नहीं देखा। Finished the main course when the on-duty police lieutenant came in and insisted on seeing myself and the base commander and talking to us privately. He was white as a sheet, and he said, "It's back." And we both looked at each other and said, "What's back?" He said, "The UFO." सभी को ऐसा लगा जैसे वो लाइट किसी लाइट हाउस से आ रही होगी और हाल्ट को कोई गलतफहमी हो गई होगी, और रियलिटी में रेंडलसम फॉरेस्ट से 5 मील साउथ ईस्ट में एक लाइट हाउस भी था। लेकिन हाल्ट का कहना था कि वो एक लाइट हाउस से आ रही लाइट्स नहीं थी जिसे उन्होंने देखा था। उन लाइट्स को लेकर निगेल हैंडबिट्स एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि हाल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वो यूएफओ मूवमेंट सीरीज के कारण भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 20% यूएफओ साइटिंग का श्रेय एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो हाल्ट ने उस रात देखा था उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी तक ये केस एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। You guys were looking at the lighthouse one more time up on the screen. We saw the object over there. The lighthouse is over there. We could see the light. तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।